Welcome back, dear students. Today our topic is the company army, and this is the last topic of your second chapter from trade to territory from the history book of class 8th. तो यहाँ तक हमने जो देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने, अगर हम पीछे जाएंगे जितने वीडियोस में हमने बात की है इस चैप्टर के मुतालिक, तो हमने देखा कि कैसे ये यहाँ पे कंपनी बन के आए थे, ट्रेडर्स बन के आए थे, और धीरे धीरे कैसे इन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ डाला और कैसे यहाँ के मालिक बन गए। अब यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन चेंजेस आई थी, ठीक है। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था वो कलेक्टर को बना दिया गया। तो इसके साथ साथ नए नए बहुत सारे आइडियाज़ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लाए, तो उसके साथ आर्मी का भी नया सिस्टम इन्होंने यहाँ पे बनाया। तो ये जानने से पहले कि इनका सिस्टम क्या था, हमें पहले ये जानना होगा कि इनसे पहले जो थे मुगल्स के दौर में आर्मी का सिस्टम कैसा था। क्योंकि यहाँ तक हमने देखा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, क्लेम टू पैरामाउंटेंसी था, सब्सिडरी अलायंस था, या जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशन जिसने किए थे। ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ताकत जो थी वो इसकी मिलिट्री थी, ठीक है। तो इस मिलिट्री को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है कि इस मिलिट्री में ऐसा क्या था। ड्यूरिंग मुगल पीरियड जो क्या था कि यहाँ पे दो किस्म के सोल्जर्स होते थे। एक को क्लेवरी कहते थे, मैंने लिखा क्लेवरी, और दूसरों को कहते थे इन्फेंट्री। क्लेवरी कहते थे घोड़सवार, जो घोड़े पे लड़ते थे, ठीक है। और इन्फेंट्री कहते थे जो पैदल लड़ने वाले होते हैं, जो पैदल लड़ते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, पुरानी मूवीज़, ठीक है, जिसमें ये पुराने बादशाहों का दिखाते हैं, तो फिर वो तीरंदाज उसमें होते हैं, घोड़ों पर लड़ने जाते हैं वो, तो आपको वो समझ में आ गया। तो जो हॉर्स बैक पे लड़ते हैं उनको क्लेवरी कहते हैं, और जो पैदल लड़ने वाले होते हैं उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। लेकिन चेंजेस बहुत सारी आई 18th सेंचुरी में। मुगल पीरियड में ये जो क्लेवरी थी, इनको बहुत ज़्यादा इनका रोल हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू दिस इन्फेंट्री। इन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी इन्फेंट्री के बनस्बत। क्यों? क्योंकि ये क्लेवरी जो होते थे ये प्रोफेशनल्स होते थे, इनको घोड़े पे चढ़ना, फिर तलवार चलाना, ये तलवार से लड़ते थे। और ये इन्फेंट्री जो होते थे जनरली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मुगल्स थे, इनकी जो आर्मी होती थी वो इनके जो ज़मींदार होते थे, ज़मींदार इनको प्रोवाइड करते थे। या ब्रिटिशर्स भी जब यहाँ पे आए, पहले यही ज़मींदार इनको मिलिट्री देते थे, वही इन्फेंट्री होती थी। ये आम जो पीजेंट्स होते थे जिनको ज़मींदार अपनी ज़मीनें देती थी, जब भी कहीं पे जंग करनी होती थी ये इन्हीं इन्फेंट्रीज को बुलाते थे, और वो बेचारे आते थे ये लड़ने के लिए, ठीक है। तो इनको ज़्यादा, ये प्रोफेशनल भी नहीं थे और ये ज़्यादा मारे भी जाते थे बेचारे जंग में। लेकिन 18th सेंचुरी में चेंजेस आए। चेंजेस कैसे आए? जब मैंने आपको बताया कि जब मुगल्स का रूल जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा था, और बहुत सारी स्टेट्स थी जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे थे, जिनमें अवध थे, बनारस था, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स थी। इन्होंने क्या किया, जो मुगल सक्सेसर्स थे, जो अवध के नवाब थे, जो बनारस के थे, उन्होंने ये जो पीजेंट्स थे, इन्हीं पीजेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया आर्मीज में, और उनको ट्रेंड करना स्टार्ट किया एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। यहाँ पे क्या होता था, हमने ये देखा कि उनको खेतों से निकाल के जंगें लड़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अब इनको हायर किया, रिक्रूट किया, अब इनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने लगे। क्योंकि यहाँ पे हमें ये सोचना ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब ये इनको समझ में आ गया था कि अगर हमें अवध वाले या बनारस वाले या जितने भी और किंगडम्स थे, कि अगर हमें अपनी टेरिटरी को बचाना है, अगर हमें अपनी सल्तनत को बचाना है, तो हमारी आर्मी जो है सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अब इनका सामना किनके साथ था? ब्रिटिशर्स के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इन्होंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट आर्मी की स्टार्ट की, जब ये इन्होंने बंगाल पे कब्जा किया, तो इन्होंने भी यही सेम मेथोडोलॉजी इन्होंने अपनाई रिक्रूटमेंट के। तो इन्होंने रिक्रूट किए सिपाहीज, यहाँ पे मैंने लिखा है सिपाही आर्मी। सिपाही सिंपली जैसे हिंदी में हम कहते हैं सिपाही, तो जैसे वहाँ पे हमने नवाब का देखा था, ये नवाब को नवाब बोल रहे थे, तो ये सिपाही को सिपाही बोलते थे, हाँ, सिपाही। तो ये सिपाही आर्मी इन्होंने यहाँ पे रिक्रूट करना स्टार्ट की, उसी तरह पे जिस तरह पे अवध और बनारस के जो ये बादशाह थे वो करते थे।
As the warfare technology changed from 1820s, cavalry recruitments for companies army declined. ये यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, जब 1820s में वारफेयर टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वारफेयर टेक्नोलॉजी, अब इस तलवारों से जंग नहीं हो रहा था, अब बंदूक आई थी, ठीक है, अब गोलियां चलती थी। जो घोड़सवार थे, जो तलवारें चलाते थे, इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि सब इससे पहले जब हाथ से लड़ा जाता था, गोलियां नहीं थी, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए थे, क्योंकि यही जंग जिताते भी थे या हरवाते भी थे, ठीक। तो यहाँ पे कैवेलरी को कम अहमियत मिली, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर कितना भी आपका स्ट्रांग घोड़ा हो, आपकी तलवार कितनी ही तेज़ हो, दूर से ही गोली मार के आपको मार दिया जाता था, ठीक है। अब इसलिए जो कैवेलरी रिक्रूटमेंट है ये डिक्लाइन हो गई। यहाँ पे हमें एक और बात ये भी देखनी है कि ब्रिटिशर जो थे, इन्होंने यहाँ पे ही खाली कॉलोनी नहीं बनाई थी। बर्मा, जो आज का म्यांमार है, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इन सब को इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी और ये वहाँ पे जंगें कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, जो नए इन्होंने बंदूकें लाई, जो मस्केट्स एंड मैचलॉक्स, जब हम इसका 5वां चैप्टर पढ़ेंगे 1857 रिवोल्ट, तो उसमें आप देखेंगे ये मस्केट्स और मैचलॉक्स है, ये बंदूकें हुआ करती थी जिनको लोड करना पड़ता था, मुंह से उनके जो कार्ट्रिजेज है वो काटने पड़ते थे और फिर उनको चलाना पड़ता था। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक और चीज़ इन्होंने की, अब इन्होंने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर लाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो कैसे चेंज हुई फ्रॉम मुगल आर्मी। अब इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर में क्या था कि अब जो भी सोल्जर होगा, जैसे हमने वहाँ पे देखा ज़मींदारों को उठा के लाया जाता था, घुड़सवार होते थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अब प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ड्रिल्स होंगे, डिसिप्लिन होगा, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। इससे क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। कास्ट सिस्टम था, आपको पता है कास्ट सिस्टम था यहाँ पे, और ये कम्युनिटी फीलिंग्स आपस में भी यहाँ पे थोड़ा अनटचेबिलिटी का ये सिलसिला था यहाँ पे। उसके अलावा जैसे 1857 में हम पढ़ेंगे कि कैसे, जैसे 1857 का रिवोल्ट जो हुआ, उसकी बुनियाद भी यही बनी थी कि जो इनको कार्ट्रिज काटना पड़ता था अपने मुंह से, तो उसमें ये अफवाह फैली थी कि उसमें काउ फैट और पिग फैट है। काउ फैट जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है और पिग फैट जो है मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, तो वो एक मसला था। दूसरा ये भी कि तब तक जो इंडियन सोल्जर्स होते थे, जिनको सिपाहीज कहते थे, इनकी तब तक तरक्की नहीं होती थी जब तक ये इंग्लैंड जाके ट्रेनिंग ना करें, वहाँ पे कुछ देर ना रहे। लेकिन यहाँ पे ये भी होता था कि धर्म भ्रष्ट होने का खतरा होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि इनसे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। कास्ट सिस्टम, कम्युनिटी फीलिंग्स, रिलीजियस फीलिंग्स जो है, रिलीजियस सेंटिमेंट, वो इनसे हर्ट हो गए। तो ये कंपनी के आर्मी के मुतालिक था। ये इस चैप्टर का मैंने पहले भी बताया, ये इसका लास्ट टॉपिक था। तो अगर हम इसको समराइज़ करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर जो यहाँ पे आए, पहले ये यहाँ पे एज ए कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी आए, धीरे धीरे इन्होंने अपना ट्रेड बढ़ाने के खातिर मिसयूज़ किया, जितने भी इनको यहाँ से कंसेशंस मिल रहे थे, फरमानस जो इनको मिल रहे थे मुगल एम्पायर्स के तरफ से, उनका मिसयूज़ किया। जब उसका विरोध हुआ तो इन्होंने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन स्टार्ट की। उसके बाद इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लाया, इन्होंने क्लेम टू पैरामाउंटेंसी लाया, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, और धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।